वेलकम बैक अगेन। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 एग्जाम 6 दिसंबर 2025 को होने वाला है। भले ही रिजल्ट नहीं आया हो, लेकिन एग्जाम तो इसी डेट पर होगा और आज 5 नवंबर है। सो वी हैव एग्जैक्ट 30 डेज लेफ्ट फॉर दिस एग्जाम। सो वी हैव ओनली 30 डेज ऑफ सीरियस प्रिपरेशन लेफ्ट। और अगर आप अभी भी सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आंसर राइटिंग को आप सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो बिलीव मी, विथ ईच पासिंग डे यू आर गेटिंग अवे फ्रॉम योर सक्सेस। आप लोग दूर जा रहे हो लिटरली। सो अभी भी टाइम है, आप सीरियसली लेना स्टार्ट कर दो। रिजल्ट का वेट मत करो। अगर आपको लगता है कि जो मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा था कि एक रेंज है स्कोर का, उस रेंज में अगर आप स्कोर कर रहे हो और आप अगर थोड़ा बहुत आपको अच्छा लग रहा है, आप एग्जाम अच्छा गया, तो सो यू शुड कीप प्रिपेयरिंग फॉर द फेज 2 एग्जाम। ओके, now in the last video we had started the answer writing series, जहां पर कि मैंने एक फ्रेमवर्क आपको एक्सप्लेन किया था। along with that I also shown you कि जो डे 1 का क्वेश्चन 30 डेज सीरीज के अंतर्गत, जो 30 डेज सीरीज कहां पर चल रहा है, ये मेरे डिस्क्रिप्टिव टेलीग्राम चैनल पर चल रहा है, जहां पर कि मैं डेली आपको क्वेश्चंस पोस्ट करता हूं। ओके, और तो इसी का जो डे 1 था उसका आंसर जो मैंने डिस्कस किया था कि कैसे इस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते थे, किस तरीके से इसको लिखना था। हालांकि मैंने आपको मॉडल आंसर्स नहीं बताया था, तो वो चीज करने के बावजूद काफी सारे लोगों को फिर भी दिक्कत आ रही थी। सो इन दिस वीडियो, रेदर देन शोइंग यू द आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क या जो कैसे लिखना है ये बताने के बजाय, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से इसका आंसर होना चाहिए था, इसका मॉडल आंसर्स कैसा होना चाहिए था डे 2 और डे 3 के क्वेश्चंस का। सो लेट्स लर्न हाउ टू राइट बेस्ट आंसर एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बिफोर मूविंग एड, आपको पता है नबार्ड ने शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है नोटिफिकेशन के लिए, एंड देयर आर 85 जनरलिस्ट पोस्ट फॉर विच दे आर गोइंग टू रिक्रूट। तो मैं भी आपको नबार्ड के लिए कोर्स चलाता हूँ, आरबीआई के लिए चलाता हूँ, सेबी के लिए, आईआरडीए के लिए कोर्स चलाता हूँ। तो आप जो है मेरे नबार्ड कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। वी हैव अप टू डेट मटेरियल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ओके, यहाँ पर एमसीक्यूज, यहाँ पर नोट्स, यहाँ पर मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप जरूर, और वी एज लाइक आरबीआई ग्रेड बी वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेली बेस्ड चेकलिस्ट प्लान, डेली बेस्ड चेकलिस्ट प्लान, जहाँ पर कि वीकली टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए जाएंगे। वो आपका कल से शुरू हो जाएगा, जिसका आप स्टडी प्लान जो है, जो ये प्लान है एक्सेल सीट, मैं आपको उस पर वीडियो बनाकर भी आज ही या कल सुबह तक पोस्ट कर दूंगा, और उसी से हम लोग का वो सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा। सो यू ऑल कैन इनरोल इन दिस प्रोग्राम इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नबार्ड ग्रेड 2। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो चलिए 30 डेज सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको ये बोला था लास्ट वीडियो में भी कि 30 डेज सीरीज में क्या हो रहा है कि हम लोग 4 भागों में चीज़ों को बांट चुके हैं, ईएसआई, फाइनेंस, मैनेजमेंट और करंट अफेयर्स। इसका सिलेबस क्या रहेगा, जो हम लोग क्वेश्चन जिस बेसिस पर पोस्ट करेंगे वो सिलेबस इस तरह से। इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू के लिए आपको इन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड दीज आर द टॉपिक्स दैट यू नीड टू फोकस, दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर फेज 2 एग्जाम। ओके, अब देखो मैंने ये भी बताया था आपको एक वीडियो में कि ईएसआई जो है, ओके, जो कि पेपर 1 है अपने लिए, फेज 2 का पेपर 1 है। सो वी हैव अराउंड 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में आपको 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के हैं और 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव के हैं, राइट। यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब देखो ये आउट ऑफ 100 मार्क्स जो है, इसमें 70% क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से रहता है। करंट अफेयर्स कुछ भी करंट अफेयर्स नहीं, वो भी स्पेसिफिक करंट अफेयर से रहता है। ओके, और 30% जो है वो आपको स्टैटिक से रहता है। ये चीज मैंने कई बार आप लोगों को बता रखा है। अब स्टैटिक में मेनली क्या रहता है, तो डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन आंसर राइटिंग आता है, वो क्वेश्चंस आपको 1 या 2 क्वेश्चंस आपको वो स्टैटिक पर देखने को मिल जाते हैं। 15 मार्कर या एक 10 मार्कर में आपको मिल जाते हैं। मैंने पीवाईक्यूज आपको दिखाया था, एक्सप्लेन किया था कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। ओके, अब बोलो 30% जो ये क्वेश्चन, और इवन ऑब्जेक्टिव में भी 2-3 क्वेश्चंस आपको दिखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा है तो आगे नहीं पूछ सकता है, पूछ सकता है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव में भी 2-3, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन स्टैटिक्स होंगे। नो, 1 मार्कर में 2 क्वेश्चन दिख जाएंगे, 2 मार्कर में भी 1-2 क्वेश्चन दिख जाएंगे, तो ऐसा सिनेरियो बनता है। सो वी हैव अराउंड 30% फ्रॉम स्टैटिक, 70% करंट अफेयर्स से। कौन से करंट अफेयर्स, जो आप स्कीम्स पढ़ते हो, कहाँ से, पीआईबी वाले स्कीम्स होते हैं, जो रिपोर्ट्स होते हैं। कुछ रिपोर्ट्स उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है,
कुछ रिपोर्ट जो है आपको अलग से भी पढ़ने हैं। उसके अलावा जो इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स होते हैं, जो बैंकिंग के करंट अफेयर्स होते हैं, वो सब, ये सब करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होता है। ओके, पीआईबी के एक्सप्लेनर्स आपको पढ़ने होते हैं। तो दोज आर द थिंग्स, आरबीआई के सेबी के सर्कुलर्स पढ़ने होते हैं। तो वो चीजें आपको करंट अफेयर्स में आती है। तो हम लोग स्टैटिक को जो है, स्टैटिक करने का दो तरीका है, या तो आप अभी पूरा स्टैटिक पढ़ने बैठ जाओ। मैंने जैसे कि बोला था कि मेरा खुद का जो कंपेरियम है वो 350 पेज का है। बट डू यू थिंक ओनली फॉर 30% and with this limited number of days should we focus on reading whole 350 पेज? नो, वो एक होशियारी नहीं है। हाँ, यहां पर एक और चीज है, यूनियन बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इकोनॉमिक सर्वे, इससे भी क्वेश्चंस रहता है आपको। तो ये सारी चीजों से जो 70% है उसमें ये सारी चीजें आती है। तो आपको यहाँ पर ये चीज समझना होगा कि क्या हमारे लिए एक होशियारी होगी, क्या हमारे लिए एक सही डिसीजन होगा कि हम वो 350 पेज पढ़ने बैठ जाएं? नहीं, रेदर देन वी कैन गो सेलेक्टिवली, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम लोग बस फोकस करेंगे, ताकि हम लोग एक अच्छा डिस्क्रिप्टिव लिख सकें। और डिस्क्रिप्टिव जो पूछ रहे हैं वो लोग, वो करंट को मिक्स करके पूछ रहे हैं। तो ऐसे केस में हमें करंट तो पता है ही, हमें डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए बस आइडिया होना चाहिए कि आखिर ये चैप्टर है क्या, आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, हाउ डू वी कैलकुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें आती है, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, या मुझे मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो कौन कौन से टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, कौन कौन से क्वालिटेटिव टूल्स हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। या मॉनेटरी पॉलिसी और फिक्सड पॉलिसी कैसे साथ में वर्क करता है, ओके, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा। अगर ये टर्म्स को आप नहीं समझते हो, ये जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग अगर आपको बेसिक वाली नहीं है, तो फिर आप आंसर्स को अच्छे से लिख नहीं कर पाओगे, आंसर्स को आप अच्छे से फ्रेम नहीं कर पाओगे। सो दैट्स व्हाई वी नीड बेसिक अंडरस्टैंडिंग रेदर देन द हम लोग जो अभी 350। हाँ, अगर कोई 6 महीने पहले या साल भर पहले प्रिपरेशन किया होता तो हम लोग बोलते हैं कि यार इकोनॉमिक्स को अगर अच्छे से पढ़ लोगे, उसको अगर समझ लोगे, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में फाइनेंस में भी हेल्प करेगा और ओवरऑल आपके डेवलपमेंट के लिए जो है वो हेल्प करेगा, आपको एज ए बैंकर सपोर्ट करेगा। बट हमें अभी मेरा टारगेट क्या है? अभी मेरा टारगेट है फेज 2 एग्जाम क्लियर करना, राइट। तो इसीलिए इन टॉपिक्स को हम लोग टारगेट करेंगे और इन्हीं टॉपिक्स से हम लोग डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो उसी तरह से आपको फाइनेंस के भी, फाइनेंस में जैसे कि मैंने बोला था, यहां पर भी मैंने आपको बोल रखा हूं, इसको क्लियर कर देता हूं। फाइनेंस के बारे में मैंने बोल रखा है कि फाइनेंस में भी आपको जो है, देखो सबसे पहले तो समझो एफएम क्या है? एफएम से आपको 100 मार्क्स हैं, राइट। वंस अगेन यहाँ पर 50 ऑब्जेक्टिव और 50 डिस्क्रिप्टिव होने वाले हैं, राइट। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, मैनेजमेंट का वेटेज ज़्यादा होता है। और अगर जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, डिस्क्रिप्टिव में आपके पास क्या है, 15 मार्क्स है और 10 मार्क्स है। यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 3 है, करने कितने हैं? 2 ही करने हैं, ओके। तो अगर ये आप ओवरऑल तीनों क्वेश्चंस लेकर चलो, तो ऐसे अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो अराउंड 65 मार्क्स जो है, अराउंड 65 मार्क्स के 35 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको जो है, 35 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव के और अराउंड 30 मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव, टोटल आपके 65 मार्क्स ये मैनेजमेंट से रहता है। अभी तक तो यही ट्रेंड है। अब और हम लोग पीवाईक्यू पर बेस्ड बात करते हैं, आगे 2025 में कुछ नया लेकर आ जाए जीए की तरह तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अभी तक का ट्रेंड यही रहा है कि 65 मार्क्स के क्वेश्चन जो है अराउंड, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन, ये टोटल तीनों क्वेश्चंस को ले लें, 2 में नहीं 3 में अगर बात करें, 6 क्वेश्चंस को देखें, तो उस हिसाब से 65 मार्क्स का आपको मैनेजमेंट से रहता है और अराउंड 35 मार्क्स ही आपको फाइनेंस से रहता है, ओके। तो इसीलिए मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंस के रिस्पेक्ट में। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आगे ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता है, ओके। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई। तो अब आगे बात करते हैं फाइनेंस का, कि फाइनेंस में जो है वो क्या सीन बनता है, क्योंकि मैनेजमेंट तो कंप्लीटली स्टैटिक है। तो फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, तो इसके जो मार्क्स हैं, वो इसके मार्क्स आपको 60% जो है वो करंट है और 40% जो है वो स्टैटिक है। अब स्टैटिक में क्या होता है, ये जनरली आपको यहाँ पर भी डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है और कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव पूछेंगे, कोई करंट मिक्स नहीं। लास्ट ईयर का डेरिवेटिव क्वेश्चंस आपको याद होगा, तो ये डिस्क्रिप्टिव रहता है। अब यहाँ पर हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चंस दिख जाए आपको, और दिखता भी है,
क्यों? क्योंकि जो फाइनेंस का सिलेबस मेंशन किया गया है वो सिलेबस में ही तीन टॉपिक ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स के हैं। जैसे कि आप देख लो, ये चैप्टर आपका मेंशन्ड है रिसेंट टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ओके, डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट्स, डेवलपमेंट इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट, ओके। ये चैप्टर्स आपको इकोनॉमिक सर्वे, ये भी आपको चैप्टर जो है सिलेबस में मेंशन डायरेक्टली आपके चैप्टर्स में इंक्लूडेड है जनरल टॉपिक्स में। तो इसीलिए आपका ऑलरेडी सिलेबस में भी 3-4 चैप्टर जो ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स हैं, तो हम लोग मान कर चलेंगे कि वो भी स्टैटिक के सेंट्रिक हो गया है, उससे आपको ऑब्जेक्टिव भी बनता है, ओके। और जो ये करंट अफेयर्स है इससे क्या हो गया, ये आपको आरबीआई सेबी के सर्कुलर्स हो गए, आरबीआई की रिपोर्ट्स हो गए। कौन से रिपोर्ट? आरबीआई के रिपोर्ट्स, ओके। उसके अलावा आरबीआई के इनिशिएटिव्स हो गए, स्पीचेज पर भी क्वेश्चंस फॉर्म कर लेते हैं, स्पीचेज बुलेटिन्स वगैरह से, तो यहाँ से क्वेश्चन जनरली आपको बनते हैं। तो आरबीआई पर ज़्यादा फोकस्ड रहता है, तो वो चीज़ें आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो यही आपका है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो मेनली करंट पर अभी फोकस, स्टैटिक पर फोकस कर रहे हैं। सो दीज आर द स्टैटिक टॉपिक्स फ्रॉम वेयर आई वुड बी पोस्टिंग यू क्वेश्चंस अंडर दिस 30 डेज सीरीज, ओके। मैनेजमेंट में पहले भी बोल चुका हूँ 100% स्टैटिक इन नेचर है, और यहाँ पर सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा rather than being selective, सब कुछ, नॉट कुछ कुछ, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से अगर किसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछते हैं तो किसी चैप्टर से डिस्क्रिप्टिव पूछ देते हैं, और ट्रेंड से रहा है कि हर चैप्टर को उन्होंने टच किया अभी तक, तो इसीलिए हमें सेलेक्टिव होने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर मान लो किसी चैप्टर को आप पढ़ के नहीं गए और वहां से 15 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पूछ दिया तो फंस जाओगे, ओके। अनटिल अनलेस कि आपने फाइनेंस को भी काफी अच्छे से कवर कर रखा है, तो ये क्या होता है कि ऑप्शनल क्वेश्चन आप कर सकते हैं, 3 में से 2 कर रहे हैं तो एक आपको ऑप्शन मिल जाता है, अदरवाइज आप फंस जाओगे। इसीलिए यहाँ पर इसको आपको पूरा करना होता है, ओके। चलो फिर से लौट आते हैं यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड पर और क्वेश्चंस देख लेते हैं। और क्वेश्चंस इस तरह से कि 30 डेज सीरीज में आपको मैंने डे 1 के क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में कराए थे, उसका फ्रेमवर्क मैंने एक्सप्लेन किया था, ओके। और डे 2 का क्वेश्चंस हम लोग आज देखेंगे। ये डे 2 के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आप देखो अलग अलग तरह से मैंने क्वेश्चंस फॉर्म किए, करंट मिक्स्ड है, करंट और स्टैटिक दोनों मिक्स करके भी क्वेश्चंस फॉर्म किया है। और ये डे 3 का क्वेश्चंस है, और ये डे 4 का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस कहाँ पर अवेलेबल है? ये मेरे डिस्क्रिप्टिव टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव प्रेप, और इसका आईडी है @डिस्क्रिप्टिव, नीचे में डैश देना है, नीचे में हाइफन वाला, और बैंक एग्जाम, ये इसका आईडी है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। ये क्वेश्चन डे 4 और डे 3 का क्वेश्चन है। आज डे 5 का भी क्वेश्चन पोस्ट करूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डे 4 और डे 5 के मॉडल आंसर्स देखेंगे, उसका फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करूंगा। आज की वीडियो में क्या होने वाला है, डे 2 और डे 3 के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने वाला हूं, उसका मॉडल आंसर्स आपको बताने वाला हूं, राइट। चलो क्वेश्चंस देख लिया, फिर से आएंगे, एक दो चीज और है उसको समझ लो। ये आपका ब्लूप्रिंट था, आंसर राइटिंग का ब्लूप्रिंट था, जो मैंने बोला है कि आपको यही चीज फॉलो करना है। ये कौन से मॉडल पर बेस्ड है? ये आईबीसी मॉडल पर बेस्ड है, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन के मॉडल पर बेस्ड है। आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। और मैंने बोला है कि कंक्लूजन पैराग्राफ को थोड़ा सा आपको सेपरेट करना होता है, काफी सारे लोग ये सजेस्ट नहीं करते हैं, हालांकि यूपीएससी सर्कल में भी और बड़े पैमाने पर जो है ये इन कंक्लूजन वाला कंसेप्ट जरूर फॉलो किया जाता है। तो आपका जो लास्ट पैराग्राफ होना चाहिए, टू सेपरेट इट फ्रॉम द बॉडी यू कैन यूज सम कीवर्ड्स विच इज इन कंक्लूजन, या टू कंक्लूड, टू सम अप, इस तरह के कुछ कीवर्ड्स वगैरह होते हैं। हेंस ये सब चीजें आप जो, ये चीज पर्पस यही है कि इट शुड लुक लाइक दैट द लास्ट पैराग्राफ इज योर कंक्लूजन पैराग्राफ, यू आर नॉट कंक्लूडिंग योर आंसर। एंड आई ऑल्सो सेड कि कंक्लूजन मस्ट है, बिना कंक्लूजन का आपका आंसर जो है वो हाफ माना जाएगा, ओके, कि हाफ रिटन आंसर माना जाएगा, क्योंकि आपने कंक्लूड नहीं किया, ओके, क्योंकि आपने कंक्लूड नहीं किया। अगर इंट्रोड्यूस नहीं करोगे किसी कैरेक्टर को तो पता कैसे चलेगा, वो हाफ माना जाएगा। इसलिए इंट्रोडक्शन भी लिखना जरूरी है। बॉडी में क्या करते हैं, बॉडी में जितने भी माइक्रो क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चंस में जितने भी पार्ट्स बनते हैं, उन सभी पार्ट जो भी पूछा गया है, उन सभी पार्ट्स को हम लोग अलग अलग एड्रेस करते हैं। तो आपको माइक्रो क्वेश्चंस के आधार पर ही सब हेडिंग्स फॉर्म होता है,
और उसके अंदर आप पॉइंट्स लिखते हो। यही चीज आपको ध्यान रखना है आपके आंसर्स में, आगे आपको जब दिखाऊंगा तो आपको और भी क्लियर होगा। ओके, कुछ लोगों की अभी भी दिक्कत आ रही है टाइपिंग में, उनकी टाइपिंग स्पीड स्लो है, टाइपिंग स्पीड स्लो है बहुत ज़्यादा। तो जो इन लोगों का टाइपिंग स्पीड स्लो है वो ये सब वेबसाइट यूज कर सकते हैं, typing.com, typingtest.com/trainer, ZTY.pe, ये एक वेबसाइट है। यहाँ पर ये सब फ्री वेबसाइट है, फ्री सोर्सेस हैं। यहाँ पर जाकर आप ना इनफैक्ट अपना आंसर भी टाइप कर सकते हो, अच्छा खासा स्पेल रहता है, आपको लगता है तो यहाँ पर जाकर आप अपना आंसर भी टाइप कर सकते हो, उसमें देख सकते हो कि आंसर में जो है कितने आपने टाइपिंग एरर किए हैं, कितने मिस्टेक्स किए हो, ये चीज़ आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो। ओके, तो ये सब सारे के सारे हैं, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ग्रामरली है, क्विल बोट है जो आपका ग्रामर बताता है, ग्रामरली हो गया एंड क्विल बोट हो गया जो आपका ग्रामर चेक करके बताता है कि कितने आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो। हालांकि ये आपको कॉमन मिस्टेक्स चेक करता है, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, यही सब चेक करता है, स्पेलिंग्स वगैरह का चेक करता है, लेकिन फिर भी आपको एक रफ आइडिया जरूर लगता है कि ये सब भी मिस्टेक्स ही काउंट होते हैं, पंक्चुएशन एरर भी मिस्टेक्स ही हैं, एनी काइंड ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक इज अ मिस्टेक। ओके, और उसके रिगार्ड्स में आपको मार्क्स डिडक्ट होंगे। जिन लोगों के आपको जो है टाइपिंग स्पीड मैंने बोला कम है, वो ये वाला जो 5 स्टेटमेंट है, ये 5 स्टेटमेंट को डेली 20 बार टाइप करो। ओके, डेली पांचों के पांचों 20 बार, मतलब 100 बार आपने 100 लाइन टाइप किया है, और ये टारगेट आपको 10 मिनट में टाइप करना है या 15 मिनट में टारगेट लेकर टाइप करना है। तो वो चीज़ अगर आप करोगे, 20 मिनट का टाइपिंग आप डेली किया करो 20 टाइम्स, तो वो चीज़ से आपका ऑटोमेटिकली आपके, देखो टाइपिंग कुछ नहीं है, टाइपिंग में 3 चीज़ों की कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है, योर माइंड, योर आईज एंड योर फिंगर्स। ओके, माइंड क्या करता है, फिंगर्स और आईज का सिमुलेशन स्टेब्लिश करता है। ओके, तो अगर आप मान लो कीज को देख के टाइप करोगे तो आपको टाइम लगेगा, सो योर आईज शुड बी ऑन स्क्रीन। ओके, वट एवर आई एम टाइपिंग, ये चीज हमको दिखना चाहिए, एंड फिंगर शुड बी ऑन कीबोर्ड। ओके, तो माइंड क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है कि जो हम सोच रहे हैं और जो हम लिखना चाहते हैं वो ओनली ऑटोमेटिकली आपको टाइप कर रही है, और आंख देख रहा है स्क्रीन को कि क्या जो लिखे वो सही लिखे है नहीं, क्या कोई ग्रामेटिकल एरर है, किसी प्रकार का एरर तो नहीं कर रहे। सो दैट्स हाउ द टाइपिंग इज। बस यही 3 चीजें करनी होती है, यही कोऑर्डिनेशन आपको स्टेब्लिश करना होता है और आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाती है। तो कोई यहाँ रॉकेट साइंस नहीं है, आप बस प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस करोगे आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाएगी। ओके, तो चलो क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट देखते हैं, 3-4 क्वेश्चंस का मॉडल आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहले डे 3 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, डे 2 का भी। हाँ, एक चीज यहां पर ध्यान देना है, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 को समझो। क्वेश्चन नंबर 1 को समझना। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ओके, अब यहां पर इंस्ट्रक्शंस फॉलो, राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 200 वर्ड्स ईच। ये एक 600 वर्ड्स का क्वेश्चन है, 15 मार्कर क्वेश्चन है, और 200 वर्ड्स ईच बोला गया है लिखने के लिए। इतना तक क्लियर है, मतलब हमें सभी के लिए 200 वर्ड लिखने हैं। ये सब कीवर्ड है इंस्ट्रक्शंस में जो आपको पढ़ने की जरूरत है। आपको क्वेश्चंस यहाँ पर दूसरे तरीके से भी हो सकता है कि राइट इन 600 वर्ड्स, बट ईच नहीं लिखा होगा, 200 वर्ड ईच वगैरह नहीं लिखा होगा, 600 वर्ड्स का आपको बस क्वेश्चन है। ओके, और उस क्वेश्चन में लेट सपोज कि कोई रिपोर्ट है, आरबीआई का करेंसी एंड फाइनेंस का रिपोर्ट है, तो उसके बारे में वहां से कुछ स्टेटमेंट पिक किया जाएगा, और उस स्टेटमेंट को पिक करके उस पर जो है आपको पार्ट 1 और 2 क्वेश्चंस यहां से पूछ ले जाएंगे। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कितने वर्ड में करना, टोटल 600 वर्ड्स है का क्वेश्चन, 15 मार्कर क्वेश्चन है और 600 वर्ड्स लिखने। तो ऐसे केस में इसको एड्रेस करने का डिफरेंट तरीका है, इसको एड्रेस करने का डिफरेंट तरीका है। दोनों चीज समझते हैं। पहले ये समझते हैं जहां पर कि आपको टोटल 600 वर्ड से ईच वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो ऐसे केस में आप जो है यहाँ पर जिस हिसाब का क्वेश्चन है, जो जितना बड़ा, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 में ज़्यादा चीज़ें पूछी गई है, अब क्वेश्चंस पढ़ेंगे, पार्ट 1 में हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, पार्ट 2 में भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चंस पढ़ के हमें समझना चाहिए कि कितना चीज़ पूछा गया, जिस हिसाब से पूछा गया है उसी हिसाब से उसको एड्रेस करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ज़्यादा कुछ पूछ रहा है तो उसमें 600 के 600 वर्ड उसी में लिख दे, नहीं, एक रेशियो होना चाहिए। अगर मान लो ज़्यादा पूछे तो 400 वर्ड यहाँ से लिखेंगे, 200 यहाँ से लिखेंगे। अगर मीडियम है तो रेंज में तो 350 यहाँ से लिखेंगे, 250 यहाँ से लिखेंगे। ओके, अगर मुझे दोनों क्वेश्चन सेम ही लग रहा है, दोनों में सेम ही चीजें, मतलब सेम ही अमाउंट ऑफ चीजें पूछी गई है, तब हम लोग यहाँ पर 300 लिखेंगे। सो इट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड
कितने जो पार्ट्स हैं उसको हमें समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें ये एड्रेस करना पड़ेगा, लेकिन एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी होती है। तो ऐसा भी नहीं है कि एक पार्ट का आपने भर भर के लिख दिया, पूरा वर्ड लिमिट उसी में कंप्लीट कर दिया और दूसरे का आपने एड्रेस नहीं किया। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 350 और 250 इज मोर यूजफुल, मोर एग्जाम कह सकते हो वर्दी हो जाए, कंटेंट होगा और ज्यादा चांस है ज्यादा मार्क्स मिलने के rather than कि 400 और 200 में। ओके, तो यही चीज को आप ध्यान रखते हैं कि कैसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है एड्रेस करने होते हैं। दूसरी बात यहां पर ध्यान देनी है कि डू वी नीड टू राइट सेपरेट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। ये क्वेश्चन मेरे से पूछा स्टूडेंट ने कि सर डू वी नीड टू राइट सेपरेट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन फॉर ईच पार्ट। ये वाले क्वेश्चन के लिए इंट्रोडक्शन तो दोनों के लिए, क्योंकि अलग अलग चीज पूछा गया है तो इंट्रोड्यूस तो आप करोगे ना, इंट्रोडक्शन तो दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट होगा, लेकिन कंक्लूजन कॉमन होगा। लास्ट में आप कंक्लूड करोगे, ये दोनों को लिखने का लास्ट में आप कंक्लूड करोगे। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पर आपको स्पेस मिलेगा। ओके, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो आपको स्पेस आपको डिटरमिन्ड होता है। मतलब ये अगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपने लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसके लिए ये जगह दिया हुआ है, ये जगह नीचे कितना भी लिख सकते हो आप। नहीं, आज की डेट में वो भी हो रहा है कि आप यहाँ पर लिमिट आ रहे हैं, वर्ड के लिमिट में आ रहे हैं, 600 to 620 ऐसे आ रहा है, वर्ड लिमिट में आ रहा है, उससे एक्सीड नहीं कर सकते। अब नया चीज आ गया है, सॉरी। तो ये चीज हो रहा है। तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर क्या है कि 2 पार्ट अगर है, आप लिखोगे 1 और यहाँ नीचे 2 लिखोगे और लास्ट में यहाँ पर आप कंक्लूड करोगे। ओके, इसके बारे में लिखा, इसके बारे में लिखा और लास्ट में टोटल कंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब दूसरा एक क्वेश्चन है जहां पर कि मैंने बोला कि ईच 200 वर्ड सबका ईच है और क्वेश्चन पढ़ के मुझे लगा कि सब अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, तो वैसे केस में मैं सबको जो है इंट्रोड्यूस करूंगा और कंक्लूड करूंगा। बॉडी लिखूंगा IBC IBC IBC, मैं सबके लिए करूंगा, लेकिन यहां पर भी आपको स्पेस एक ही दिया रहेगा, ये ध्यान रखना, 600 वर्ड्स का एक ही स्पेस रहेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखो कि ज्यादा एक्सीड नहीं करना है। हालांकि आप थोड़ा बहुत ऊपर नहीं जा सकते, 180 200 जा सकते हो, 10-15 वर्ड का ऊपर नीचे हो सकता है, बट अल्टीमेटली यही चीज आपको करना होता है, राइट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको पढ़ो, इसमें आप देखोगे ईच भी लिखा हुआ है और तीनों अलग अलग तरह से क्वेश्चन को पूछे गए हैं। तो ऐसे केस में आपको जो है जो सेकंड वाला चीज था वो करना है, अगर मान लो एक ही पर रहता है तो ये वाला चीज करना है, राइट। तो ये आपको ध्यान पता रखना चाहिए। ओके, बात बाकी तो कुछ है नहीं, सर्कुलर सब देखेंगे, इसका हम लोग सबको आज मॉडल आंसर्स भी देखेंगे। तो चलो डायरेक्टली मॉडल आंसर्स पे जंप करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं सर्कुलर इकोनॉमी वाला। ओके, तो सर्कुलर इकोनॉमी वाला डे 2 का क्वेश्चन है। एक सेकंड, थोड़ा पेन ठीक कर लेता हूं। चलो, तो ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्कुलर इकोनॉमी एंड इट्स रिलेवेंस टू इंडिया। ठीक है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मिशन लाइफ इन प्रोमोटिंग बिहेवियरल चेंज एंड सर्कुलर इकोनॉमी। 2 पार्ट में क्वेश्चन है। पार्ट ए क्या कर रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्कुलर इकोनॉमी एंड व्हाट आर इट्स रिलेवेंस टू इंडिया। एंड सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है कि डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मिशन लाइफ स्कीम, जो मिशन लाइफ इनिशिएटिव्स है उसका क्या सिग्निफिकेंस है इन प्रमोटिंग बिहेवियरल चेंज। पहला चीज क्या है, बिहेवियरल चेंज, कीवर्ड है बिहेवियरल चेंज को प्रमोट करने में। एंड दूसरा है सर्कुलर इकोनॉमी। तो जो सर्कुलर इकोनॉमी आपको था उसी से रिलेटेड यहां पर भी है, तो रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या करेंगे, 2 पार्ट तो है, लेकिन इसको अगर हम समझने जाते हैं, इसको इस तरह से समझो, इस क्वेश्चन को इस तरह से समझो कि हमें क्या करना है। लेट सपोज वी हैव टू राइट IB और C, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज सर्कुलर इकोनॉमी। ओके, व्हाट इज सर्कुलर इकोनॉमी, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा उसका रिलीवेंस के लिए भी एक लाइन लिखेंगे,
उसके अलावा क्या करेंगे, उसके रिलीवेंस के बारे में बात करेंगे, और मिशन लाइफ चुकी है तो मिशन लाइफ के बारे में भी एक लाइन बात करेंगे, और तभी जाकर हम लोग का इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट होगा। देखो आप, द सर्कुलर इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक मॉडल, डिफिनेशन आपको याद करने रहते हैं। Circular economy is an economic model that aims to eliminate waste and promote sustainability through reuse and resource efficiency. सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, होता भी यही है कि सर्कुलर इकोनॉमी में क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी का एक ही मकसद है कि रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करना। ओके, सर्कुलर क्या है, रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करना, मतलब कि जो लाइफ साइकिल है किसी प्रोडक्ट का, जो लाइफ साइकिल है उस लाइफ साइकिल को इंक्रीज करना। ओके, सो दैट वी डोंट हैव टू प्रोड्यूस अगेन एंड अगेन। आपको पता है कि प्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम लगता है, प्रोडक्शन में एक ही चीज़ को बार बार प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें ज़्यादा एफर्ट लगेंगे, ज़्यादा रिसोर्स होगा, और रिसोर्सेस आर लिमिटेड। आप इकोनॉमिक्स हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनफुलफिल्ड अनलिमिटेड डिजायर्स, इसी के बारे में बात करते हैं, और पूरा इकोनॉमिक्स ही आपको स्कार्सिटी पर बेस्ड है। तो एक सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट है कि रेदर देन लीनियर, कि जहां पर प्रोड्यूस करो, कंज्यूम करो और खत्म करो, फिर से प्रोड्यूस करो, कंज्यूम करो, खत्म करो, ये वाला जो है टेक मेक डिस्पोज वाला जो कंसेप्ट है, उसके बदले डोंट वी नीड अ सिस्टम विच इज सर्कुलर इन नेचर, कि जहां पर कि रेदर देन आफ्टर, मतलब आफ्टर सर्टेन टाइम व्हेन द प्रोडक्ट जो है अपना वो लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, तो उसका इतना कुछ पार्ट होगा, लेट्स सपोज नॉट द 100%, लेट्स सपोज कि प्रोडक्ट यहाँ प्रोड्यूस हुआ, कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, नो इट इज एंड ऑफ लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर ऐसा भी तो होगा ना कि आउट ऑफ 100% जो है वो एटलीस्ट 30% और मे बी एटलीस्ट सम परसेंट जो होगा वो उसका रीयूजेबल होगा। और आप देख भी रहे हो, जैसे कि अभी सरकार जो है क्रिटिकल मिनरल्स की हम लोग जहां बात करते हैं, तो क्रिटिकल मिनरल्स की सरकार क्या कर रही है कि चूंकि हमें क्रिटिकल मिनरल्स जो चाइना से उस तरह से नहीं मिल रहे हैं, तो व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग कि हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स जो वेस्ट है उसी से क्रिटिकल मिनरल्स निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो है जो ईवी वगैरह था, जो प्रोडक्ट था, वो ऑलरेडी अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर चुका है, बट द क्रिटिकल मिनरल्स यूज्ड ऑन दोज प्रोडक्ट, वो चीज़ें अभी भी रीयूज किया सकता है, उसका फिर से यूज हो सकता है। तो इसीलिए वो चीज़ों को हमें इस्तेमाल करना, उसकी रीयूजेबिलिटी पर फोकस करना है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो राइट टू रिपेयर का कंसेप्ट दिया गया, राइट टू रिपेयर का कंसेप्ट एक आया, वो भी क्या है, वो भी एक सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट है कि रेदर देन बाइंग ए न्यू प्रोडक्ट वंस अगेन, कंज्यूमर शुड हैव द ऑप्शन टू रिपेयर। ओके, कि वो रिपेयर कर सके, उसको समझ में आए कि हाँ भाई रिपेयर करके भी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल बढ़ाया जा सकता है अनटिल अनलेस की प्रोडक्ट कंप्लीटली यूजलेस हो चुका हो। ओके, तो सर्कुलर इकोनॉमी इसी चीज को प्रमोट करता है, और इसीलिए यहाँ पर है कि रेदर देन ट्रेडिशनल लीनियर कंसेप्ट होता है टेक मेक और डिस्पोज, उसके मॉडल के बजाय वी शुड क्रिएट अ क्लोज लूप ऑफ रीयूजिंग, रिसाइकलिंग एंड रिपेयरिंग थिंग्स सो दैट मटेरियल्स स्टे इन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, कि लाइफ साइकिल उसका बढ़ाया जा सके। इन इंडिया द सर्कुलर इकोनॉमी इज क्रिटिकली रिलेवेंट ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द माउंटिंग वेस्ट मैनेजमेंट क्राइसिस। आपको पता है कि भारत जो है वो रोजाना 3.5 मिलियन टन्स ऑफ जो है वो सॉलिड वेस्ट करता है, लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट क्रिएट करता है। ये जो ई वेस्ट वगैरह देखते हो बड़े पैमाने पर होता है, और हमारे यहाँ जो है वो गार्बेजेस के जो है वो माउंटेन्स क्रिएट हो चुके हैं। आप अगर आप दिल्ली साइड से, आपको पता है कि गाजीपुर एक एरिया है, वहां पर आप बात कर सकते हैं, ऐसे कई सारे माउंटेन्स क्रिएट हो चुके थे, जिसको अब सरकार जो है साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक के माध्यम से उसको रिड्यूस करने को, उसको वेस्ट मैनेज कर रही है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। बट स्टिल वी हैव द ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, तो हमारे लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, और बड़े पैमाने पर हम लोग जो वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट तो अपने लिए और ज़्यादा जरूरत है। और साथ ही साथ वी आर रिपीडली अर्बनाइजिंग। ओके, और अपने पास जो पॉपुलेशन भी जो वो इस तरह से नहीं कि एफ्लुएंट पॉपुलेशन है जो तुरंत कुछ सामान को खरीद सके, नहीं। तो हमारे लिए ये कंसेप्ट और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मिशन लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं इसी चीज को प्रमोट करता है, अमंग अदर थिंग्स दिस थिंग दे इट आल्सो प्रमोट्स दिस थिंग, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन। मिशन लाइफ क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन को प्रमोट करता है। ओके, सो मिशन लाइफ इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव दैट प्रमोट्स बिहेवियरल चेंज टुवर्ड्स मोर सस्टेनेबल कंजप्शन and circular practices, helping India transitions towards a greener
क्लीनर, ग्रीनर एंड मोर रिसोर्स इफिशिएंट फ्यूचर। तो ये चीज़ें आपको लिखनी थी। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको जैसे बताया था इस स्लाइड में कि कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। आपको दोबारा आते हैं यहाँ पर एक बार फिर से देखो, आंसर राइटिंग ब्लूप्रिंट को आप यहाँ समझो। यहाँ पर क्या था, इंट्रोडक्शन लिखना था, राइट। वी हैव टू राइट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन शुड बी रिलीवेंट, ऑन साइज एंड लिंक्स टू बॉडी। मैंने क्या बोला था, 600 वर्ड्स के लिए आप 70 to 80 वर्ड्स लिख देना। मैंने बोला था आपको 70 to 80 वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे इंट्रोडक्शन, राइट। तो ये लिंक्स टू बॉडी, आपको सारे पार्ट्स को मैंने डिस्कस किया कि नहीं। यहां पर देखो रिलीवेंस पूछा था सर्कुलर इकोनॉमी का इंडिया के लिए, मिशन लाइफ के बारे में पूछा था और सर्कुलर इकोनॉमी के, तीनों के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया। सो नाउ इट बिकम्स अ कंप्लीट इंट्रोडक्शन, इट बिकम्स अ कंप्लीट इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब अगर इतना चीज आपको ध्यान में रहता था, आप डाटा फैक्ट से ही कट कर सकते थे, आप यहाँ एग्जाम्पल भी दे सकते थे। ओके, यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन के साथ साथ आप डाटा फैक्ट्स भी दे सकते हो किसी रिपोर्ट का सहारा लेकर। यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हो और बॉडी से कनेक्टेड एक स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो 4 स्टेटमेंट आपके पूरे हो जाते हैं, आपका इंट्रोडक्शन अच्छा खासा कंप्लीट हो जाता है। वर्ड्स पर लिखना थोड़ा मुश्किल है, ओके, पेन के माध्यम से, तो इसीलिए यहाँ पर दिक्कत हो रही है। पीपीटी पर लिखना आसान है। ओके, चलो अब देखो यहाँ पर जो है मैं यहाँ बोल्ड कर सकता था इस लाइन को। ओके, मैं इस लाइन को बोल्ड कर सकता था, ये मेरा पहला सब हेडिंग्स है, मैं इसको बोल्ड कर सकता था, बट मैंने नहीं किया। आई फॉलो द सेम स्ट्रक्चर दैट यू आर गोइंग टू राइट इन एग्जाम। ओके, यहाँ पर काफी कुछ आपके लिए एक्सप्लेन करना है मुझे। तो पहले तो आपने देखा मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा, कहीं इंट्रोडक्शन वर्ड लिखा नो, बट मैं फर्स्ट पैराग्राफ इज स्टैंड अलोन। मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ एंड द कंक्लूजन पैराग्राफ इज अ स्टैंड अलोन पैराग्राफ। मतलब कि इट शुड हैव कनेक्शन विद द बॉडी, बट बॉडी से डायरेक्टली रिलेटेड इसमें कुछ हम स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं लिखेंगे कि फॉलोइंग, यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे फॉलोइंग आर द रिलीवेंस ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी टू इंडिया और फिर पॉइंट स्टार्ट करेंगे। नो, आई विल एंड द स्टेटमेंट ओवर हियर। ओके, मैं यहाँ पर खत्म कर दूंगा पैराग्राफ को और उसके बाद मैं यहाँ पर पहला सब हेडिंग्स डालूंगा। अब देखो सब हेडिंग्स डालते हैं, पहला ये मेरा सब हेडिंग्स है, दिस इज माय सब फर्स्ट सब हेडिंग। अब सब हेडिंग 1 में क्या डालूंगा, पहला क्वेश्चन मेरे से क्या पूछा कि रिलीवेंस टू सर्कुलर इकोनॉमी का रिलीवेंस क्या है, तो मैं उसी को फ्रेम करके इस तरह से मैंने कीवर्ड सेंट्रिक सेम चीज को जो वहां पर पूछा था उसी से मैंने लिखा रिलीवेंस ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी टू इंडिया, रिलीवेंस ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी टू इंडिया मैंने लिखा। और उसी पर देखो मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट्स बनाए। अब पॉइंट्स कैसे बनाए, आप देखो यहाँ पर एग्जाम में आप सोचोगे कि यहाँ पर स्पेस दिया जाए, मतलब बीच में ये जो फुल स्टॉप था इसके बाद जो आप ये सेकेंड लाइन स्टार्ट किए इसके बाद स्पेस नहीं दे सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर बीच में स्पेस है, नहीं है, बीच में स्पेस है, नहीं है स्पेस। ओके, तो इसीलिए स्पेस देने का मतलब हुआ, कहीं पर दिया है कि नहीं, यहाँ पर स्पेस देना हुआ, इसके बाद ढेर सारा स्पेस देकर तब ये हुआ। ऐसा कुछ आप एग्जाम में नहीं कर सकते हैं। ओके, कि जैसे ही आपका स्टेटमेंट खत्म हुआ, हाँ ये कर सकते हैं कि अगर आपको पैराग्राफ चेंज करना है तो आप यहाँ पर फुल स्टॉप दिए, फुल स्टॉप के तुरंत बाद इंटर प्रेस करना है, याद रखना फुल स्टॉप के तुरंत बाद स्पेस प्रेस करना है। फुल स्टॉप के बाद अगर आप स्पेस बटन, आपका एक स्पेस बार होता है आपके कीबोर्ड में, बड़ा सा जो सबसे नीचे में सबसे बड़ा बटन होता है, ओके, लंबा सा, वो स्पेस बार कहलाता है। स्पेस बार अगर आपने स्पेस प्रेस कर दिया, लेट सपोज कि किसी ने गलती से फुल स्टॉप के बाद एक स्पेस दे दिया, वो इंटर प्रेस करते रह जाएगा, इंटर कभी नहीं होगा। बिन स्पेस के देने के बाद इंटर प्रेस नहीं होता है एग्जाम में, ये चीज ध्यान रहे। तो आपको फुल स्टॉप जैसे आपने दिया, अगर आपको यहाँ पर अब लाइन चेंज करना है, आप नया पॉइंट्स लिखना चाहते हो, लाइन चेंज करना चाहते हो, तो यहीं पर आपने फुल स्टॉप दिया और फट से इंटर प्रेस करो, नया पॉइंट लिखो। 2 बार इंटर प्रेस नहीं हो सकते हैं, 2 बार इंटर प्रेस नहीं हो सकता है, स्पेस के बाद इंटर प्रेस नहीं हो सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान, ये सारी चीजें इंस्ट्रक्शंस में लिखी रहती है। तो रिलीवेंस टू इंडिया में रिलीवेंस यहाँ मैंने डिस्कस किया कि एक पहला क्या है, हाई पॉपुलेशन एंड राइजिंग डिमांड। सेकेंड पॉइंट है अर्बनाइजेशन एंड मिडिल क्लास ग्रोथ। अब देखो मैं क्या बोल रहा था लास्ट में कि ये जो चीजें होती है ये आपका कीवर्ड सेंट्रिक होना चाहिए, ये आपके सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। ये पॉइंट जो है इसी से मुझे पढ़ के एग्जामिनर को ये पूरा आगे पढ़ने को देख रहा है, 1.4 बिलियन कुछ डाटा वगैरह है, बट मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है।
मैं देख रहा हूँ रिलेवेंस क्या है कि हाई पॉपुलेशन और राइजिंग डिमांड के बारे में बात किया है, और कौन कौन से पॉइंट्स थे। तो सबसे पहले जो मेरा मुद्दा होगा वो ये होगा कि मैं पॉइंट्स देखूँ क्या क्या पॉइंट्स लिखा है। इफ आई हैव टाइम आई विल जस्ट गो थ्रू कि हाँ भाई एम्प्लॉयमेंट वाले में क्या लिखा है। इसने नीति आयोग के रिपोर्ट्स के बारे में बात किया है, 45 बिलियन ये सब किया है, तो वो सब चीज़ें मैं चेक करूंगा, ऊपर ऊपर चेक करूंगा। तो इसीलिए आपको पॉइंट सही लिखने हैं, रिलीवेंट पॉइंट लिखने हैं। मैं बार बार हमेशा बताता रहता हूँ रिलीवेंट पॉइंट लिखो, राइट। तो ये 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे, उसी में मैं आप देखो यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ किस चीज़ को। मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, डाटा फैक्ट्स भी कोट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट। ओके, यहाँ पर भी देखो मैं डाटा कोट कर चुका हूँ। नेट जीरो इमिशन जो सरकार का 70 का टारगेट है उसको भी मैंने लिया हुआ है। यहाँ पर भी देखो मैं डाटा फैक्ट। तो इस तरह से आपके आंसर्स होते हैं। ये एक मॉडल आंसर कहने का मतलब है कि आपको यहाँ तक पहुंचने की जरूरत है। आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एग्जैक्ट रिपीट करो इसको, लेकिन आप लिख सकते हो इतना। मैंने भी कुछ ऐसा नहीं कि यहाँ पर उसको गूगल से कॉपी किया, नहीं, जो मुझे याद आ रही थी चीज़ें उसी को मैंने यूज किया और थोड़ा बहुत हेल्प ले लिया। तो यही आपको करना होता है, राइट। फिर इसके बाद क्या है, नेक्स्ट मेरा था सिग्निफिकेंस ऑफ मिशन लाइफ इन प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी। फिर से मैंने लिखा। अब देखो इस पर कुछ चीज़ें मुझे लिखनी थी तभी जाकर सिग्निफिकेंस होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि प्रो प्लानट मिशन लाइफ क्या करता है, मिशन लाइफ के बारे में मैंने लिखा, क्योंकि मुझे मिशन लाइफ को पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी जाकर मैं उसको सिग्निफिकेंस को डिस्कस कर सकता हूँ। रेदर देन डायरेक्टली डिस्कसिंग द सिग्निफिकेंस आई हैड टू इंट्रोड्यूस मिशन लाइफ फर्स्ट। तो फर्स्ट आई इंट्रोड्यूस मिशन लाइफ की क्या है, प्रो प्लानट पीपल को इंट्रोड्यूस करता है, और फिर जाकर मैंने जो है उसी में लिखा कि सर्कुलर इकोनॉमी इन द फॉलोइंग, इट बेसिकली सपोर्ट द सर्कुलर इकोनॉमी इन द फॉलोइंग वेज। और फिर जाकर मैंने यहाँ पे लिखा, और लास्ट में देखो क्या है, इन कंक्लूजन द सर्कुलर इकोनॉमी एंड मिशन लाइफ, उसको मैंने कंक्लूड कर दिया, राइट। सो दैट्स हाउ यू राइट। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रिपोर्ट पर देखते हैं। अब देखो किसी ने पहले पूछा कि सर रिपोर्ट पर बताओ कैसे लिखते हैं, तो ये रिपोर्ट वाला क्वेश्चन है। रिपोर्ट पर देखो क्या है कि इन द लाइट ऑफ फर्स्ट क्वार्टरली बुलेटिन ऑफ पीएलएफएस कवरिंग बोथ रूरल एरिया फॉर द क्वार्टर अप्रैल जून 2025, और ये कैसे सस्टेनेबल, एनालाइज द ट्रेंड्स इन इंडिया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड द चैलेंजेस इन अचीविंग द डिसेंट वर्क फॉर ऑल। जो एसडीजी 8 का गोल है उसको कैसे ये जो है उसमें क्या क्या चैलेंजेज है करंट सिनेरियो में जो हम लोग देख रहे हैं। तो जो पीएलएफएस रिपोर्ट है वो क्या क्या अपने को बताता है, ओके, व्हाट आर द थिंग्स दैट इट इज टेलिंग बेसिकली, और साथ ही साथ व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट इंडिया इज फेसिंग बेस्ड ऑन दीज रिपोर्ट्स। जो ये डाटा है उसके हिसाब से क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं टू अचीव द डिसेंट बेसिकली वर्क फॉर ऑल, उसको अचीव करने में है उसमें क्या क्या इशू आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर क्या है कि पीएलएफएस के बारे में पहले बात करना पड़ेगा। ओके, पहले हमें करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो हमें पहले पीएलएफएस के बारे में बात करना पड़ेगा। तो पीएलएफएस क्या है, इट इज ए पीरियोडिक रिपोर्ट, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली इसके रिपोर्ट आते हैं। ओके, और तो ये नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा पब्लिश किया जाता है, और नेशनल स्टैटिकल ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर वर्क करता है। इट इज रिलीज्ड मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअली टू प्रोवाइड रिलायबल डाटा ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स इन इंडिया। कुछ आपको फैंसी दिख रहा है, कुछ भी फैंसी नहीं है, बेसिक सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। द अप्रैल टू जून 2025 क्वार्टरली बुलेटिन प्रेजेंट्स ए कंप्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ लेबर मार्केट कंडीशंस अक्रॉस बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। सेम बात जो ऊपर था उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया घुमा के। The report highlights that India's labor market continues to show resilience with rising participations and employment rates despite global economic challenges। आजकल जहां पर भी देखोगे ये स्टेटमेंट यूज किया जाता है, जो भारत जो है वो रिजालियंट है, इंडियन इकोनॉमी इज रिजालियंट, इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग, आवर एम्प्लॉयमेंट्स आर ग्रोइंग, बट डिस्पाइट द ग्लोबल चैलेंजेज। ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेज क्या है कि टेरिफ वगैरह का इशू है, दुनिया भर में वार वगैरह चल रहे हैं। ओके, लोग नेशनलाइज, अभी मोस्ट ऑफ द मोर एंड मोर कंट्रीज आर प्रमोटिंग नेशनलाइजेशन। ओके, अपने लोगों को प्रमोट ज़्यादा कर रहे हैं जॉब में। तो इसके बावजूद भी जो है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एम्प्लॉयमेंट इज रिजालियंट, इंडियन इकोनॉमी इज रिजालियंट। तो यही चीज़ों को मैंने यहाँ पर लिख दिया। एट द सेम टाइम द पीरियोडिक नेचर ऑफ पीएलएफएस। अब देखो यहाँ तक तो बात हो गई पीएलएफएस के बारे में, यहाँ तक तो बात हो गई पीएलएफएस है, पीएलएफएस ने और पीएलएफएस रिपोर्ट्स के बारे में। पहले पीएलएफएस के बारे में बात किया, फिर रिपोर्ट्स के बारे में बात किया। अब देखो क्या है, कनेक्टेड यूज किया एट द सेम टाइम। कनेक्टेड यूज किया एट द सेम टाइम क्यों? क्योंकि मुझे एसडीजी 8 से भी कनेक्ट करना है, मुझे एसडीजी 8 के बारे में भी थोड़ा बहुत देना है, तो मैंने कनेक्टेड यूज किया। एट द सेम टाइम द पीरियोडिक नेचर ऑफ
PLFS enables policymakers to assess ongoing trends and identify the structural challenges. क्योंकि challenges पूछा है, structural challenges in achieving sustainable development goal 8, which is decent work and economic growth. ओके, यही चीज आपको था, ये आपका एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन बन गया. ओके, अब मेरे से क्या पूछा, की ट्रेंड्स क्या है, व्हाट आर द ट्रेंड्स इन इंडिया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. तो की ट्रेंड्स इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो ये मैंने यहाँ पर सब हेडिंग्स, उसी पर बेस्ड मैंने एक सब हेडिंग्स क्रिएट कर लिया और उसके नीचे मैंने यहाँ पर उसके बारे में लिखा कि जो 15 एंड अबव है और करेंटली वीकली स्टेटस अप्रेज के माध्यम से ये निकाला जाता है, तो उस पर मैंने 4 तरह से डाटा दिया. एक तो मैंने LFPR जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसके बारे में बात किया, मैंने वर्क पॉपुलेशन रेशियो के बारे में बात किया, अनएम्प्लॉयमेंट. ये 3 मेजरली आपको चीजें बताई जाती है PLFS रिपोर्ट के माध्यम से. हालांकि मैंने एक और चीज को यहाँ पर डिस्कस कर लिया, वो है जेंडर ट्रेंड्स के बारे में. यहाँ पर जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कितना है, उसको मैंने यहाँ पर तीसरा चीज डिस्कस कर लिया. और फिर चैलेंजेस के बारे में बात कर लिया. और यहाँ पर चूंकि मुझे वे फॉरवर्ड के बारे में बात करना था कि पॉलिसी रिकमेंडेशंस के बारे में बात कर सकता था, तो एक वे फॉरवर्ड भी मैंने लिखा और लास्ट में जाकर कंक्लूजन लिखा. ओके, सो दैट्स हाउ बेसिकली आई फॉर्म दिस मॉडल आंसर. क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन काफी लोगों को परेशान करता है. डिस्कस हाउ द ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी वर्क्स इन इंडिया एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय RBI इंश्योरिंग इट्स इफेक्टिवनेस. अब आप देखो कि मॉनेटरी पॉलिसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. मॉनेटरी पॉलिसी और फिक्सल पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. हर बार क्वेश्चन पूछते हैं कहीं ना कहीं घुमा फिरा के. तो अभी तक मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स वगैरह वो लोग पूछ चुके हैं, दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड दीज थिंग्स. सो मे बी दे मे आस्क यू लाइक SDF पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछने वाला होता है, लेकिन लास्ट ईयर ही पूछते हैं, अब वैसा कोई चांस कम ही है. तो अलग तरह से क्वेश्चंस में यही है कि क्या रोल है मॉनेटरी पॉलिसी में RBI का, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं. हालांकि एक जो इशू अभी देख रहा हूँ वो ट्रांसमिशन का इशू है और बार बार इस पर आर्टिकल्स वगैरह भी छप रहे हैं कि ट्रांसमिशन नहीं हो रहा. मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में जो है काफी दिक्कत आ रही है, 100% ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या इशू है, तो यही चीज मैंने बोला. एंड व्हाई देयर इज लैग इन ट्रांसमिशन, व्हाट इज द रीजन फॉर लैग इन ट्रांसमिशन. तो उसके लिए ये क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ द ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी वर्क्स इन इंडिया एंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय RBI इन इंश्योरिंग इट्स इफेक्टिवनेस. ओके, तो इस पर मैंने लिखा, देखो यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन लिख दिया. ओके, हालांकि इसके बाद में एक और चीज मुझे लिखना पड़ेगा बिफोर गोइंग टू कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क पर जाने के बजाय मुझे थोड़ा बहुत एक आइडिया, रफ आइडिया देना पड़ेगा पॉलिसी के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में मुझे लिखना पड़ेगा. तो इंट्रोडक्शन में तो मैंने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में नहीं लिख सकता था, वहां पर तो मुझे ट्रांसमिशन के बारे में लिखना था ना, क्योंकि ट्रांसमिशन के बारे में पूछा ट्रांसमिशन के बारे में, तो उसी के बारे में मैंने चीजें लिखी, क्या क्या चैलेंजेज है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, वो चीजें मैंने लिखी. लेकिन आगे बढ़ने से, प्रोसीड करने के से पहले, क्योंकि MPC जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो RBI का रोल है, उसको मुझे बताना पड़ेगा, तभी जाकर मैं आगे बता सकता हूँ कि कैसे जो है हाउ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन बेसिकली वर्क्स इन इंडिया. तो इसीलिए आफ्टर इंट्रोडक्शन यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ट्रांसमिशन क्या होता है वो लिखा मैंने, डेफिनेशन लिखा. फिर फॉर इंस्टेंस वहां पर एग्जाम्पल दिया, जैसे कि मैं बोल रहा था ना कि आप डेफिनेशन, एग्जाम्पल, डाटा फैक्ट्स कोट कर दो और एक लास्ट लाइन दे दो कनेक्ट करने के लिए, तो भी आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा हो जाता है. यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग मैंने लिखा फॉर इंस्टेंस if the RBI reduces the policy rates, then the benefits of reducing lending rates must be passed on to the customers. कि ट्रांसमिशन का मतलब ये हुआ कि आपको जो चीजें RBI जिसके लिए कर रहा है वो चीजें वहां तक पहुंचनी चाहिए. ऐसा तो नहीं कि जो रेट है वो बैंक के बेनिफिट के लिए कर रहा है, नहीं, वो RBI वो रेट कम कर रहा है इसीलिए ताकि बैंक जो है उसको पास ऑन करे कस्टमर्स को. कस्टमर्स कुड बी एनीवन, हाउस होल्ड भी हो सकता है और कॉर्पोरेट भी होता है, बिजनेस भी हो सकता है. तो लेकिन कस्टमर्स को उसको ट्रांसफर करना है, इसके लिए दिया जाता है. बट देयर आर अदर इशूज ऑल्सो, राइट, इट्स नॉट वेरी डायरेक्ट इन नेचर, कॉम्प्लेक्स चीजें हैं. तो दिस ट्रांसमिशन अकर्स थ्रू वेरियस चैनल्स, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एक ही चैनल है, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, एसेट प्राइसेस, एक्सचेंज रेट्स, ये सब वेरियस चैनल्स हैं. और जब तक आपने मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का बारे में नहीं पढ़ रखा है आपको ये सब चीजें समझ में नहीं आएंगी. तो ये सब वेरियस चैनल्स होते हैं जिसके माध्यम से जो है ट्रांसमिशन पॉसिबल हो पाता है, अफेक्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम बैंक्स लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट टू स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑफ हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स. ओके, तो
उसके अलावा मैंने यहाँ पर वही लिखा जो बेसिक चीज़ें हैं, अमेंडमेंट एक्ट के बारे में लिखा कि आरबीआई का क्या टारगेट है और कैसे ये चीज़ें होती है, तो वो सब के बारे में लिखा है। देन आई रोट अबाउट हाउ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन वर्क्स इन इंडिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, एक तो मैंने लिखा पहले इंटरेस्ट रेट चैनल, दूसरा मैंने क्रेडिट चैनल लिखा, एक्सचेंज रेट देखो। अब देखो यहाँ पर जो है मैंने एक एग्जाम्पल देना चाहता था, एक और पॉइंट्स मेरे सब पॉइंट्स बन रहे थे, तो मैंने आपको समझाया था ना कि अगर आपके सब पॉइंट है कि मतलब पॉइंट 1 लिखा, इसके अंदर एक और पॉइंट लिखना चाहते हो या एग्जाम्पल लिखना चाहते हो, तो या तो आप डैश दे सकते हो या 1A करके एक पॉइंट बना सकते हो। 1A करके एक अपने अलग सा पॉइंट बना लिया। ओके, तो मैंने यहाँ पर डैश मेथड का स्टेप यूज किया और इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर एग्जाम्पल्स इंट्रोड्यूस करने होंगे, थोड़ा बहुत डाटा फैक्ट्स कोट करने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है इनोवेटिव रहना पड़ेगा, तभी जाकर आपका वर्ड लिमिट पूरा होगा, तब जाकर ही आपका वर्ड लिमिट पूरा होता है। एक्सपेक्टेशंस चैनल भी है, तो सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लिखा और उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, व्हाट आर द रीजंस फॉर लैग इन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, सॉरी यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन होना चाहिए, यहाँ पर ट्रांसमिशन वर्ड छूटा हुआ है। ओके, तो वीक पास थ्रू फ्रॉम रेपो टू लेंडिंग रेट्स एक रीजन हो गया, और दूसरा रीजन जो है यहाँ पर रिजिडिटी इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक्स, ये दूसरा रीजन है। तो ये दोनों के लिए आपको यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, यहाँ पर मैंने इसको एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी और तब जाकर आपको जो टू सम अप एंड में कंक्लूड करना पड़ेगा। तो दैट्स हाउ इट इज़ बेसिकली। तो ये 3 क्वेश्चंस थे जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, तो फॉलो आपको यही करना है, यही आंसर राइटिंग का ब्लूप्रिंट है। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इनोवेशंस के लिए आप क्या कर सकते हो, डाटा फैक्ट्स फ्रॉम रीसेंट रिपोर्ट, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, केस स्टडीज, ये एग्जाम्पल इंक्लूड करो, करंट अफेयर्स डालो, ये सब चीज़ें करके आप वर्ड लिमिट को पूरे कर सकते हो। ओके, चलो आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन टेक केयर।